हेलो एवरीवन। बेटा हमारी सीक्वेंस चल रही है सॉल्यूशंस को लेकर के और सॉल्यूशंस में हम लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 5 करेंगे। लेक्चर 4 के अंदर जो आपने लास्ट में जो पॉइंट सीखा था वो क्या पॉइंट था कि सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है उसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या मीनिंग बताया था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूट जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, जो वेपर्स ना बनाता हो। तो ऐसे में पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड, वो हमने किया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन का, एंड द टॉपिक इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस के। तो आपको शुरू में फर्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट वीडियो में बता दिया कि जो चैप्टर है ये है सॉल्यूशन का, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल द प्रॉपर्टीज इन दिस सॉल्यूशन आर बीइंग डिस्क्राइब्ड फॉर सॉल्यूट। सब बातें सॉल्यूट के लिए। तो आप जो न्यूमेरिकल भी जब सोल्व कर रहे हो तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर न्यूमेरिकल के अंदर हमारे को सॉल्यूट की जरूरत पड़ती है। चाहे मोलैरिटी निकालनी हो, मोलैलिटी निकालनी, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, डेंसिटी से रिलेटेड हो, परसेंटेज का पॉइंट दे रखा हो, चाहे कोई भी पॉइंट दे रखा हो, या जो लास्ट टाइम हमने किया था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का लॉवरिंग जो था वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा था। सो दैट ऑल मतलब हर बातें जो है इस यूनिट के अंदर किस पर बेस्ड चल रही है, सॉल्यूट पर बेस्ड चल रही है। तो ऐसे अपना नेक्स्ट पॉइंट है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है किसकी? ऑफ सॉल्यूशंस। वी आर डिस्क्राइबिंग सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, लेकिन सॉल्यूशन की वो कोलिगेटिव या वो प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है, जो सॉल्यूट की अमाउंट पे, उसकी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि सॉल्यूट के नेचर के ऊपर। नेचर का मतलब हो गया कि उसके सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं उन सॉल्यूट पार्टिकल्स के अंदर वो वाटर से बने हुए हैं या किसी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के बने हैं या किसी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बने या कोई ऑर्गेनिक हमने लिया उसके अंदर। तो किस चीज पे डिपेंड करेगी सारी बातें? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, बातें किसको लेके चल रही है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कैरेक्टर यानी कि गुण। सॉल्यूशन के ऐसे गुण जो सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, जो सॉल्यूट के कारण चेंज कर जाते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या बात करें? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन और डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसमें अगर हम बात करें मेन तो किस पे बात आ रही है? मोल्स की। और मोल का अगर आप फार्मूला सॉल्व करोगे तो क्या फार्मूला होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो डायरेक्टली अगर इसमें हम रिलेशन निकालें तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी कि मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन के वो गुण जो सॉल्यूट की अमाउंट के कारण चेंज हो जाते हैं। सॉल्यूट बढ़े तो उसके ऊपर उसके कैरेक्टर्स में फर्क आ जाए, उसके गुण बदल जाए, या कम हो जाए तो उसके कैरेक्टर्स बदल जाए। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर जो सॉल्यूट के नेचर पे ना डिपेंड करके सॉल्यूट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं? These colligative properties they are 4 in number। तो हम क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ colligative properties, colligative properties के टाइप कर रहे हैं। तो कितनी है? They are 4 in number, 4। कौन कौन सी है? फर्स्ट है रिलेटिव lowering of vapor pressure, सेकंड है osmotic pressure, थर्ड है elevation in boiling point, और फोर्थ है depression in freezing point। आज हम इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हम बात करेंगे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। और फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अंदर जो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वो किस प्रकार से सॉल्यूट के अमाउंट पे, सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने किया था, लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो हमने किया था, और वो हमने किया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस
वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस containing नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और उसको अगर हम फटाफट रिवाइज करें तो क्या हुआ था उसके अंदर, PS इज इक्वल टू वी नो दैट सॉल्यूशन वेपर प्रेशर क्या था, PA प्लस PB, यानी कि सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। इस बार सॉल्यूशन कैसे है, नॉन वोलेटाइल फॉर्म का है, तो नॉन वोलेटाइल फॉर्म के अंदर है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट नहीं होगा। तो पूरा सॉल्यूशन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, PA के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको अगर हम और एक्सपेंड करें तो इसका फॉर्मूला क्या था, टू मेथड और फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को निकालने का फॉर्मूला क्या था, P नॉट A इनटू XA। ये था प्रेशर को मैंने एक साइड में कर दिया, ये प्रेशर की साइड में कर दिया, तो क्या बन गया, P नॉट A इज इक्वल टू ये बन गया XA। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 1 मान लिया, इस इक्वेशन 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू 1 माइनस XA। ये हो गया। और इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या बनेगा, P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, XB के बराबर। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड, ये हमने किया। अब इसके अंदर आप देखो ये जो पॉइंट ऊपर का फैक्टर, इसको क्या बताया था, दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे हम लोअरिंग वेपर प्रेशर के नाम से बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होता है उसमें से अगर हम किसी फैक्टर को घटा दें तो पानी के द्वारा यानी कि सॉल्वेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर कम होता है उसका आंसर आ जाता है। अगर हम इसको थोड़ा दोबारा देखना चाहें तो अब आप देख लो कि P नॉट A पानी का प्योर वेपर प्रेशर कितना हो गया, एग्जांपल ग्रुप में 100 mm का मान लिया 100 mmHg हो गया। तो मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट का होगा सॉल्यूशन के अंदर वो हमने मान लिया 0.6। अब P A निकाले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का, हम निकाले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये तो हो गया प्योर। अब तो हमसे ज्यादा पार्शियल वेपर, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.6 इनटू प्योर, तो ये कितना हो गया 60। तो 60 आ रहा है यहाँ पर किस चीज का, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इतना होगा। अब ये जो PA है यहाँ पर PA, अब इस इक्वेशन को देखो PA इज इक्वल टू किसके बराबर, PS के बराबर। तो यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, यानी कि सॉल्यूट जिसमें वेपर प्रेशर नहीं बना रहा, तो वो किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, जो वेपर बनाएगा, वेपर कौन बनाएगा इस बार, सिर्फ सॉल्वेंट बनाएगा। तो सॉल्वेंट क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। और पार्शियल वेपर प्रेशर यहां पे सॉल्वेंट का कितना निकाला एग्जांपल में 60, तो PS की वैल्यू कितनी बनेगी 60। अब आप इसमें वैल्यूज को पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे तो P नॉट A कितना माना था हमने 100, प्योर पानी का प्योर वेपर प्रेशर कितना हो गया 100, और सॉल्यूशन जब बनाए पानी का तो वो कितना बनाया उस समय में 60 बनाया, तो कितना वेपर प्रेशर नहीं बनाया अब सॉल्वेंट ने, दैट इज 40। तो 40 क्या होगा, वेपर प्रेशर प्योर से कम हो गया, लो हो गया, इसलिए क्या नाम हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब इसी वेपर प्रेशर को ऊपर वाले फैक्टर को हमने P नॉट A से मतलब प्योर से डिवाइड कर दिया, ये हमारा क्या आंसर आ रहा है 40, और 40 को हमने किससे डिवाइड कर दिया यहाँ पर 100 से, प्योर से डिवाइड कर दिया। और प्योर से जब डिवाइड किया तो क्या बन गया 4/10। अब इस 4/10 का अगर हम मीनिंग निकालते इसका मतलब ये था, अगर सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट का टोटल वेपर प्रेशर 10 है तो उसमें से 4 वेपर प्रेशर पार्ट नहीं बना, तो नहीं बना दिया क्या फैक्टर बन गया सारा का सारा रिलेटिव कंपैरिजन में कि टोटल सॉल्वेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर बन रहा था अब वो कितना नहीं बन रहा, तो 10 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स नहीं बन रहे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, दिस इज नाउ नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर को प्योर से डिवाइड कर दोगे तो नाउ द टर्म विल बी नोन एज, ये पूरा फैक्टर का हम क्या बोलेंगे, इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज RLVP। तो ये पॉइंट था हमारे पास, हाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रूव करना है हमारे को। तो फॉर्मूला हमारे को रिवाइज हो गया, द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, क्या फॉर्मूला है, P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू किसके बराबर आया था, XB के बराबर आया था। XB को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या बन जाएगा NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, ये हो गया।
अब हम इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया था, RLVP, दिस इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ प्रेशर, एंड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ प्रेशर डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉलिड, और इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो क्या बन गया MV एंड सो ऑन। तो इसमें डायरेक्टली डिपेंड की बात करें तो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर में क्या हमारे पास NV, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, और इसको भी अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या बन गया W2/M2। So we can say that RLVP जो है, RLVP relative lowering of pressure is directly depending upon the, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, directly depends upon the number of moles of solute, solute के number of moles पे। और एक पॉइंट ये बताया कि solute amount भी हम कह सकते हैं, तो amount को अगर हम एक्सप्रेस करें तो अब आप देखो इसके अंदर ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, this is directly depending upon numerator क्या है इसका weight, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, ये weight आ जाएगा। तो now we can say कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कम हो रहा है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर सॉल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, और अगर सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बढ़ेगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड कर। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई, अब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कम हो रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कम हो रहा है प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में वो सॉल्यूट की अमाउंट के कारण कम हो रहा है। हेंस वी कैन से दैट RLVP इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज वेल एज बाय explanation we can prove that colligative property is a RLVP is a colligative property. Second colligative property is osmotic pressure. Osmotic pressure. Osmotic pressure is represented by pi और सिंपल P। pi और P दोनों में हम किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको RLVP पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0A XB, ये था। अब हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ प्रेशर, इसके कुछ खास पॉइंट जो आपको हेल्प कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, वो देखिए। इन सर्टेन न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको P0A विल नॉट बी गिवन। P0A जब नहीं दे रखा है तो ये समझ जाओ उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है तो उसका P0A आपको दिया होगा, या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर करके दिया होगा जिससे आप P0A निकाल सकते हो। वैसे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको सॉल्वेंट का अदर देन वाटर है तो उसका प्योर वेपर प्रेशर गिवन होगा। अगर वाटर है तो इट मे बी गिवन और मे नॉट बी गिवन, बिकॉज वाटर का जो P0A होता है, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का जो प्योर वेपर प्रेशर होता है वो होता है 760 mmHg। ये ध्यान रखना आपने कि इस टॉपिक पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आप करो तो उसमें आपका जो प्रेशर है वो mm के अंदर होना चाहिए, मिनिमम मिलीमीटर के अंदर होना चाहिए, ATM के अंदर नहीं लेना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर वाटर है तो वाटर के लिए आपका ये न्यूमेरिकल में हो सकता है गिवन भी हो P0 और ना भी गिवन, नहीं दे रखा तो आप खुद मान के चलेंगे कि प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट यानी कि वाटर का कितना हो गया 760। अदर देन वाटर आता है तो वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। सेकंड पॉइंट अब हम करते हैं इसके अंदर, ये जो XB है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, इसको निकालने का पॉइंट क्या हमारे पास, XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम किस चीज को लेकर के आएगी कि आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछने के कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अगर आप इस पर बेस, ये चीजें आपको दी हुई है, इसको निकालने के लिए आपके पास में ये चीज आ गई। तो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे ये बन जाएगा आपके पास WB डिवाइडेड बाय MB डिवाइडेड बाय, अब आप इसको करो WA बाय MA प्लस WB डिवाइडेड बाय MA। आपको निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। वेट गिवन है तो वेट गिवन है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में वेट गिवन ही होता है। किसकी प्रॉब्लम होगी, मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा। अब इस फॉर्मूले को अगर आप सोल्व करोगे, एक्सपेंड करोगे इसको, XB को अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी
कि आपके पास में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी अननोन वैल्यूज है। ऐसे में अगर आप इसको पुट करके चलोगे, पूरी वैल्यूज को रख के चलोगे सोल्व, तो न्यूमेरिकल बहुत लेंथी हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन भी बड़ी टफ हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप इसी जगह के ऊपर यू कैन नेगलेक्ट दिस एनबी, डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को आप नेगलेक्ट कर दो। वो क्या कैसे होगा, एनबी व्हेन फार लेस देन किसे, एनएसी। जब हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बहुत ही कम हो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो यहाँ से फैक्टर आप यहाँ से हटा दो, तो आपका जो फैक्टर यहाँ से हट जाएगा, तब आपके पास में फॉर्मूला क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। ये हो गया। तो xb इज इक्वल टू, अब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, wb डिवाइडेड बाय mb, डिवाइडेड बाय क्या बच गया, सॉल्वेंट का सिस्टम, तो wa डिवाइडेड बाय ma। वाटर की बात आ गया, किसी का नाम आ गया तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा सॉल्वेंट के फॉर्म में, और wa भी पानी का जो वेट है वो आपको गिवन होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको इसको भी लेके प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूट का सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का तो वेट गिवन होगा, सॉल्वेंट का वेट गिवन नहीं होता। तो ऐसे में सॉल्यूशन के लैंग्वेज पर अगर आप ध्यान दोगे, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कह रखा होगा या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह रखा होगा, तो ऐसे में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कह दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह दिया या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कह दिया, वो ही उसके लिए वेट का काम करेगा। पर लीटर की जो बात आ गई, पर लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर, और पानी का वेट पानी के वॉल्यूम के बराबर है, पानी का वॉल्यूम पानी के वेट के बराबर है। तो यानी कि जो वॉल्यूम दे रखी है पानी को, उसका वेट का काम, अगर लीटर में दे रखा है तो 1000 मिलीलीटर विल बी चेंज टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बदल जाएगा। और ये कितना है वाटर का, 18, तो 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 18। और अगर परसेंटेज में दे रखा आपको, तो परसेंटेज में फिर 1000 का आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 18, 1000 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो 55.5 आंसर होगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 5.5 होगा। तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को भी आप लेके चल सकते हो। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ये सब करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, अगर परसेंटेज में दे रखा तो सीधा उसके 5.5 वैल्यू लो, और लीटर वगैरह में बात आ रही तो 55.5 वैल्यू कर दो, या एक्सपेंशन फॉर्म में लेके चलना था आप 1000 डिवाइडेड बाय 100 या 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये हो गया। इसमें से आपको ये गिवन है, ये आपको दे रखा था, ये हो गया। अब आपको ये निकालना, और ये जो सारा सिस्टम ये किस पर चल रहा है, P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट A, पार्शियल प्रेशर निकालने का सिस्टम, ये PS पार्शियल प्रेशर के बराबर था, वो हो गया P नॉट, आपको दे ही रखा, नहीं दे रखा तो वाटर भी क्लियर होगा। क्या बच गया इसमें PS, तो PS कैसे निकाला था, XA into P नॉट A लाइन। तो इनमें से एक चीज आपको गिवन होगी, बाकी आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है इसके अंदर न्यूमेरिकल्स में, जिनको लेकर के आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने इनको पहले डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। सो अब पॉइंट ये है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बिफोर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले हम इसकी जो प्रोसेस है उनको समझने का काम करते हैं। द फर्स्ट वर्ड रिलेटेड टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बातों को तब समझ में आएगा जब इससे रिलेटेड बातों को स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इट इज अ फिजिकल फिनोमेनन, फिजिकल फिनोमेनन। डिफ्यूजन इज अ फिजिकल फिनोमेनन। फिजिकल फिनोमेनन का मतलब इसमें कोई रिएक्शन जैसी कोई बात नहीं होती है, ये किसी भी स्पेस पर हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है। और व्हाट हैपेंस इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस, अब कोई भी का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीजों के लिए बात आ रही है। तो कोई भी सब्सटेंस व्हेन मूव्स फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, रीजन वर्ड यूज कर रहा है, ये रीजन हो रहा है। जबकि हम जो अगला जो वर्ड है इसके जैसा जो वर्ड बनने वाला है वो ऑस्मोसिस, उसमें रीजन वर्ड यूज नहीं होगा। बस ये इनमें मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, और कुछ बात वो आगे करेंगे। तो डिफ्यूजन क्या है, चीजों का अधिक से कम की तरफ में चलना। जैसे वाटर हाइट पे रखा है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये डिफ्यूजन है। एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, हम उसका नॉब दबाते हैं तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ में आता है। टायर पंचर हो जाते हैं, तो जब टायर पंचर होते हैं तो उनके अंदर हवा प्रेशर से लगी हुई, तो वो एटमॉस्फेयर में कंप्रेशर की तरफ में रिलीज होती है। तो ये सब चीजें क्या है, दे आर डिफ्यूजन। पानी को देखा होगा आपने, पानी
हाइट से नीचे की तरफ में आ जाता है, या दो टंकियों को हमने जोड़ दिया एक पाइप से और दोनों में वाटर लेवल का फर्क है, एक में कम है एक में ज्यादा है, तो ज्यादा वाला पानी कम वाले की तरफ में आता है। सो दीज आर, ये जो बातें जिसमें चीजें ज्यादा से कम की तरफ चलती हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन के नाम से कहेंगे। फ्रॉम रीजन हायर रीजन टू लोअर रीजन, ज्यादा से कम की तरफ में चलती हैं, तो ये हो गया डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक फिजिकल फिनोमेना है जो तीनों ही प्रकार की स्टेट्स के लिए लागू होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में डिफ्यूजन होता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ऑस्मोसिस। कुछ डिफरेंस है इसके अंदर डिफ्यूजन जैसा और कुछ सिमिलरिटीज भी है इसके अंदर डिफ्यूजन जैसी। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है। फॉर दैट लेट अस अज्यूम, हमने ये मान लिया ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने पार्टीशन बनाई है विद सेल मेम्ब्रेन, ये है CM सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अब आपने देखा होगा हर लिविंग बीइंग जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। हर लिविंग बीइंग किसका बना होगा, सेल्स का बना होगा। और सेल्स का स्ट्रक्चर को जब आपने देखा तो उसके सबसे बाहर की तरफ में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और अंदर की तरफ में क्या था, न्यूक्लियस। तो ये जो बाहर की तरफ में जो लेयर लगी हुई है, किसी भी सेल के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर लगी है, इसका ही नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये हर लिविंग बीइंग में होता है, क्योंकि हर लिविंग बीइंग किससे बना हुआ है, सेल से, और सेल के बाहर क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन में। व्हाट आर द पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन की खास बात क्या है, इस सेल मेम्ब्रेन की खास बात है कि इसके अंदर इट हैज वेरी टाइनी पोर्स, इसमें बहुत छोटे-छोटे होल होते हैं, बहुत ही, व्हिच मेक्स इट, ये इतने छोटे होल होते हैं इसके अंदर जिसके कारण से इसमें एक विशेष कैरेक्टर आता है नोन एज सेमी परमिएबिलिटी। इसको बोलते हैं सेमी परमिएबिलिटी। सेमी परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो होल्स हैं इसके अंदर दे आर सेलेक्टिव फॉर अंदर की तरफ में मटेरियल्स के आने के लिए और बाहर की तरफ में जाने के लिए। तो ये है सेल मेम्ब्रेन की एक खास कैरेक्टर जिसका नाम हो गया सेमी परमिएबिलिटी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मटेरियल्स। इसमें से कुछ चीजें आ सकती हैं और कुछ चीजें इसमें से जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा डिफ्यूजन में होता कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ में चल सकती है, ऐसा इसमें नहीं होता। तो सेल मेम्ब्रेन में एक खास कैरेक्टर, एक विशेष प्रकार का गुण है जिसे हम क्या बोले, सेमी परमिएबिलिटी के नाम से, या सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये सेलेक्टिवली जो परमिएबिलिटी है इट इज मेनली फॉर सॉल्वेंट पार्टिकल्स। जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए ही सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में से पानी आसानी से आ सकता है या जा सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन में से, किसी भी सेल मेम्ब्रेन में से वाटर मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, या तो सेल के अंदर की तरफ में आना हो वाटर मॉलिक्यूल्स का, या वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर की तरफ में जाना हो, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। यही ऑस्मोसिस होता है। वी आर जस्ट नॉट डिफाइंड अबाउट ऑस्मोसिस, अभी हम समझ रहे हैं, डेफिनेशन हम बाद में करेंगे। तो हो क्या रहा है ऑस्मोसिस के अंदर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर आए वाटर मॉलिक्यूल्स या सेल के बाहर की तरफ में है, लेकिन किसमें से होकर के जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन में से जब पानी के मॉलिक्यूल जाते हैं तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। सो डेफिनेशन फॉर ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लोअर कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन। क्या क्या पॉइंट बताइए ऑस्मोसिस के अंदर, मूवमेंट ऑफ किसकी मूवमेंट बताइए, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। और सॉल्वेंट सेल की जब बात आ रही तो कौन होगा, वाटर। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से, कहां से होना है, फ्रॉम, अब देखो, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, उल्टा हो गया इसमें। कंसंट्रेशन के वर्ड में फर्क आ रहा है, वहां डिफ्यूजन में हमने क्या वर्ड यूज किया था, रीजन, वहां रीजन आया, जब रीजन वर्ड आया तो हाई रीजन टू लोअर रीजन था, लेकिन कंसंट्रेशन जब आ गया तो क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाई इज इट सो, ऐसा उल्टा क्यों हुआ।
सो वी विल डिस्कस इट नाउ। तो क्या क्या खास पॉइंट है ऑस्मोसिस के अंदर? एक तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स चलेंगे और कहां से चलेंगे? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चलेंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? शुड मूव थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स को जो मूवमेंट है वो कहां से होनी? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेस होनी चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन में से जब वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस के नाम से बोलेंगे। जिस प्रेशर से ये मॉलिक्यूल जब जाएंगे सेल मेम्ब्रेन में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जिस प्रेशर से जाएंगे उस प्रेशर का नाम हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर बाय विच द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। शॉर्ट में अगर हम डेफिनेटली डिफाइन करें, द प्रेशर बाय विच द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस हो गया। तो अब हम बात करते हैं हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन को लेकर। तो ये जो कंसंट्रेशन का जब पॉइंट आया इसके अंदर, तो कंसंट्रेशन के अंदर ऑस्मोसिस के अंदर वर्ड उल्टे क्यों हो गए? वर्ड क्या हुआ हमारे? लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखो एक नेचुरल सी बात है, एक बहुत ही रियलिस्टिक बात है कि कोई भी पार्टिकल हो, किसी भी स्टेट का पार्टिकल हो, वो हमेशा कहां से कहां चलेगा? हायर रीजन टू लोअर रीजन। पार्टिकल किसी भी फिजिकल स्टेट का हो वो हमेशा हायर रीजन टू लोअर रीजन ही चलेगा। लेकिन हमने वर्ड यहाँ कंसंट्रेशन यूज कर दिया। वो क्यों किया? कि जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे थे तो वहां हमने या तो वाटर मॉलिक्यूल की बात की थी या गैस की बात कर दी या किसी सॉलिड पार्टिकल, मतलब दे वर इन प्योर स्टेट, वो प्योर फॉर्म में थी, इसलिए हमने रीजन वर्ड यूज कर दिया। लेकिन अब हमने क्या किया है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड है वो प्योर नहीं होता। पानी सेल के अंदर अकेला पानी तो होता नहीं, तो उसके अंदर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर फिर क्या होगा? जो फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, यूरिया है, शुगर है, सॉल्ट है, तो ये जो चीजें हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं वो सब किसके अंदर मिलेंगे? हमारे को सेल के अंदर मिलेंगे। तो वो क्या बनाएंगे? सेल के अंदर जाकर के सॉल्यूशन को बनाने का काम करेंगे। तो सेल है सॉल्यूशन, सेल के अंदर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जब है तब यहाँ पर कंसंट्रेशन बन जाएगी, क्योंकि हमने सबसे पहले लेक्चर में किया था कि जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड की अमाउंट होगी, सॉलिड की अमाउंट को बताने का तरीका क्या हो गया? कंसंट्रेशन। तो जो सॉल्यूशन बन गया सेल के अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर मिलने वाले सॉल्यूट की अमाउंट को फिर हम किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं? कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन हो गया, तो कौन सा वर्ड आ गया यहाँ पर? कंसंट्रेशन वर्ड। रीजन वर्ड चला गया। रीजन कब था? जब प्योरिटी थी। अब प्योरिटी नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन बन गया, तो क्या नाम आ गया? कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को भी अगर हम क्लियरली समझे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कोई सॉल्यूशन हमारे पास वो 1 m कंसंट्रेशन का और एक और सॉल्यूशन है वो 2 m कंसंट्रेशन का। नाउ लेट्स कम टू देयर मीनिंग। अब इसका मीनिंग निकालते हैं, क्योंकि मूवमेंट तो किसने करनी है सेल मेम्ब्रेन में से? वाटर मॉलिक्यूल्स ने। तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स को समझते हैं किस में ज्यादा है किस में कम है। जब हमारे को ये बताया कि हमारे पास में 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर का मतलब हो गया N1 इक्वल टू 1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया? 1 लीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें N2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 मोल्स। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ है इसके अंदर? सॉल्यूशन की वॉल्यूम मोलरिटी है, तो वॉल्यूम तो कितनी रहेगी? सब में फिक्स ही होगी, 1000। अब देखो, जब यहाँ जो सॉल्यूशन हमारे पास 1000 मिलीलीटर है तो सिर्फ सॉल्यूट का 1 ही मोल है, और जब 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन का तब मोल कितना हो रहा है सॉल्यूट का? ट्वाइस डबल हो गया। तो अब सॉल्यूट क्या हो गया इस वाले? सॉल्यूशन तो कितना रहा? वही 1 लीटर का, लेकिन सॉल्यूट क्या हो गया इसमें? ज्यादा हो गया। अगर सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? फिर उसमें कम हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ कि सॉल्यूट कम है, अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो जब हम लो कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो 1m और 2m दोनों में से लो कंसंट्रेशन किसकी है? 1m की। ये कैसा हो जाएगा? हाई कंसंट्रेशन। तो जब लो कंसंट्रेशन और ऐसे कंडीशन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाई अमाउंट। ये हाई अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट इज इन हाई अमाउंट। और इसके अंदर जब हम बात करें तो इसमें वाटर क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? लो अमाउंट में। तो वाटर, या अभी आपको पता है कि मूवमेंट पार्टिकल्स की नेचुरल जब होनी है तो क्या होगा? हमेशा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या रीजन की बात करें तो हायर रीजन टू लोअर रीजन। तो अब
इन दोनों प्रकार के सॉल्यूशंस में से वाटर किस में ज्यादा हुआ, वाटर इसमें ज्यादा हुआ, तो वाटर कहां से कहां चलेगा, ज्यादा से कम की तरफ में। इसलिए 1m से 2m की तरफ में वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव, वाटर मॉलिक्यूल्स चलेंगे। तो इसलिए हमने कंसंट्रेशन क्या किया इसके अंदर, रिवर्स करना पड़ा। रिवर्स में क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल कहां चल रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। अब हम रीजन की बात करें तो रीजन पे अगर हम देखें तो यहाँ पानी का रीजन कैसा हुआ भाई, यहाँ रीजन की बात करें तो वाटर इज इन हाई अमाउंट और यहाँ वाटर कैसा है, लो अमाउंट। तो वाटर तो फिर वही बात है, रीजन हम बोलेंगे इसमें, तो वाटर कहाँ जा रहा है, हायर रीजन टू लोअर। लेकिन क्योंकि बातें किसको लेके चल रही, सॉल्यूशन की, तो इसलिए हम रीजन वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या हो गया, कंसंट्रेशन वर्ड यूज हो गया। तो ये बातें हुई यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को लेकर, लोअर कंसंट्रेशन को, हायर कंसंट्रेशन को, उनके मीनिंग को लेकर के। तो अब जो भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो उनके अंदर यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरफ में जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जहां ज्यादा होंगे वहां से कम की तरफ में मूवमेंट का काम होता है। अब हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक बीकर हो गया, बीकर को हमने डिवाइड कर दिया, बीच में सेल मेम्ब्रेन लगा दिया, और सेल मेम्ब्रेन जो हमने लगाया इसकी एक खास बात आपको याद रखनी है, वो कैसा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी उसमें से क्या चल सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन इजीली पास थ्रू। अब पॉइंट आ गया सॉलिड मॉलिक्यूल्स को लेके, तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी होती है और जो पोर साइज है ये छोटी होती है, तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स इनमें फंस जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर की तरफ नहीं आ सकते। यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सिर्फ किसकी बात होगी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बारे में बात होगी। अब एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज वी हैव इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से पहले हम एक पॉइंट करते हैं, ये हमारे पास प्योर वाटर, यहाँ पर हमारे पास प्योर वाटर, और ये हमारे पास में सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन है यहाँ पर वॉल्यूम कितनी है दोनों की, सेम। मान लो ये भी है 1 लीटर और ये भी है 1 लीटर दोनों। तो यहाँ जो 1 लीटर है वो 1 लीटर क्या है, सिर्फ प्योर वाटर है, और इसके अंदर 1 लीटर के अंदर वाटर भी है और सॉल्यूट भी है। तो 1 लीटर के अंदर बात कंपैरिजन करें तो वाटर की अमाउंट कहाँ ज्यादा है, जहाँ प्योरिटी, जहाँ प्योर वाटर है वहाँ। अब वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉइंट वाटर ने तो हाई रीजन टू लोअर रीजन ही जाना है। कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ इसके अंदर सॉल्यूट है ही नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, बहुत कम, यानी कि 0। और इसके अंदर सॉल्यूट है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, ज्यादा हुई। तो कहां से कहां चला पानी, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में अब हमने दोनों तरफ में सॉल्यूशन ले लिया, वी हैव टेकन ऑन बोथ द साइड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की दोनों की तरफ में क्या ले ली, वॉल्यूम भी हमने इक्वल ले ली। और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इसमें जो सॉल्यूट है NaNb इज इक्वल टू 2 और इसके अंदर है Nb इज इक्वल टू 1। तो अब बताओ वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां चलेंगे। अब हो गया राइट साइड वाले बीकर से सेल मेम्ब्रेन में सोते हुए लेफ्ट साइड के बीकर की तरफ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम तो क्या होगा, दोनों के अंदर इक्वल है, लेकिन सॉल्यूट की अमाउंट इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। तो जहां सॉल्यूट कम होगा वहां सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, और जहां सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां सॉल्वेंट कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ सॉल्वेंट हुआ कम, यहाँ सॉल्वेंट हुआ ज्यादा, और वाटर विल मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लाइक दिस। अब एक नई कंडीशन की बात करते हैं, अब एक नए एग्जांपल को लेकर के बात करते हैं। एंड द एग्जांपल इज सेम सिचुएशन, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया। अब यहाँ पर दो अलग अलग रीजन ले लिए, दो अलग अलग वॉल्यूम ले लिए। तो ये मान लो 1 लीटर ले लिया हमने, और ये मान लो ½ लीटर ले लिया, और दोनों ही सॉल्यूशन है इस वक्त, ये भी एक सॉल्यूशन है और ये भी एक सॉल्यूशन है। अब पॉइंट देखो, इसकी जो कंसंट्रेशन है ये A साइड होगी, ये B साइड होगी। तो A साइड में जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन मान लिया 3m, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं 4m, ये कंसंट्रेशन। नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब वाटर कहां से कहां जाएगा। पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड फिक्स, पानी हमेशा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ही जाएगा। अब इस वाले केस के अंदर यहाँ जो हमने बात करी सॉल्यूशन 3m का है, यहाँ 4m का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, कम है, और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, ज्यादा। तो यहाँ सॉल्यूट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ सॉल्यूट क्या हुआ, कम हुआ। तो जहां सॉल्यूट कम वहां वाटर ज्यादा होगा, जहां सॉल्यूट ज्यादा वहां वाटर कम होगा, तो वाटर तो
यहाँ से यहाँ की तरफ में जाएगा। अगर हम रिवर्स कर दें इस कंडीशन को, मान लिया जाए ये 4 कर दें और ये 3 कर दें। अब देखो अब आपको ये दिख रहा होगा इसके अंदर कि इसकी तो वॉल्यूम कम है और इसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम को देख करके नहीं सोचना आपने, वॉल्यूम को देख करके इसमें वॉल्यूम ज्यादा होगी प्रेशर ज्यादा लगेगा वो नहीं, क्योंकि इसमें से कौन चलेगा, सेल मेम्ब्रेन में से कौन मूवमेंट करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल। और सॉल्वेंट पार्टिकल कैसे मूवमेंट करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन देखो इस तरह में कम है, यानी कि कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूट कम है, तो वाटर क्या हुआ ज्यादा, और यहाँ पर क्या हुआ सॉल्यूट ज्यादा हो गया वाटर कम हो गया। अगर हम इनको दोनों के इक्वल वॉल्यूम को लेकर कंपैरिजन करो, आप दोनों की मान लो आपने इक्वल वॉल्यूम ले ली, अब आप कंपैरिजन, इसके हाफ लीटर के अंदर सॉल्यूट कम है, इसके हाफ लीटर के अंदर सॉल्यूट क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो इसके हाफ लीटर में सॉल्वेंट ज्यादा है, इसके हाफ लीटर में सॉल्वेंट कम है, तो इसलिए कहां से कहां चलेगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, B to A। So this type of conceptual questions you may have in your book। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरह से आप उनका आंसर दे सकते हैं। So that was about osmosis and osmotic pressure। Now let's come to the numerical portion। अब numerical portion जो है इसका बहुत इजी है, और जो +1 के अंदर हमने आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज हो रहा है, PV = nRT। इस P को हमने किससे रिप्लेस कर देना है, पाई से, या P रख सकते हो आप, तो यू कैन यूज P और पाई। तो P यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हुआ, nRT डिवाइडेड बाय V। अब आप देखो इसमें ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किसका है, सॉल्यूशन का, क्योंकि टॉपिक किसका चल रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, और वो किस पे डिपेंड कर रही हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, r क्या है कांस्टेंट, d क्या है टेंपरेचर, v क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ P = nRT डिवाइडेड बाय v, ये हो गया। सो P = अब आप इसको एक्सपेंड करो तो ये N2 चल रहा है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको आप एक्सपेंड कर दो W2 बाय M2 इनटू R इनटू T डिवाइडेड बाय क्या हो गया, वॉल्यूम। अब न्यूमेरिकल के अंदर आपको कभी वेट ऑफ सॉलिड पूछा जाता है, कभी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड पूछा जाता है, यू कैन गो थ्रू। सबसे इजी न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होना है, ज्यादा इसमें पजल क्वेश्चन नहीं बनते, घुमा फिरा के न्यूमेरिकल ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है जो आप आसानी से कर पाओगे। नाउ लेट्स हैव सम एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के हमारे डेली लाइफ में या नेचुरल फिनोमेना के अंदर कहां पर ऑस्मोसिस का यूज देखने को मिलता है, वेयर ऑल वी गेट द यूजेस ऑफ ऑस्मोसिस। पहला पॉइंट, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। पौधे जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही एब्जॉर्ब करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्टेम पार्ट हो गया मिट्टी, और इसके अंदर ये इसमें रूट्स आ गई लाइक दैट। इन रूट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट हैव रूट हेयर्स, ये हो गया रूट हेयर, ये तो हो गया स्टेम पार्ट, ये हो गया रूट वाला पार्ट। तो रूट्स जो होती हैं उनके अंदर आप देखो बिल्कुल बारीक बारीक धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर सिंगल सेल, वो एक सेल के बने सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो यहाँ नीचे की तरफ में क्या है, मिट्टी के सॉल्यूशन, मिट्टी है, मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं उसके अंदर, और वाटर हमने दे दिया तो क्या बन गया, मिट्टी के अंदर क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ये क्या है, सेल के अंदर भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, सेल के अंदर भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो बाहर जो है वहां भी एक सॉल्यूशन है और सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन है। तो पानी कहां से कहां जाएगा, अभी हम कर गए, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जो रूट हेयर होते हैं, जो रूट सेल्स होते हैं, रूट सेल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी कि इनके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, और बाहर मिट्टी में जो पानी डाला है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं, पौधों को जब हम पानी देते हैं
तो वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाती है, पानी की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। यानी कि मिट्टी वाला सॉल्यूशन तो कैसा बन गया, लोअर कंसंट्रेशन का, और सेल के अंदर का कैसा हुआ, हायर कंसंट्रेशन। तो वाटर क्या करेगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सेल के अंदर की तरफ। सो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट क्या करें, एब्जॉर्ब करें। जब कोई सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जब सेल के अंदर की तरफ में जब पानी जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। एंडो का मतलब अंदर, इनसाइड। ऑस्मोसिस क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। सो व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम आउटसाइड or from lower concentration of outside medium through the cell membrane into the cell is known as endosmosis। ये हो गया। अब है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस वर्ड आ रहा है तो इसके जैसा ही वर्ड आता है हमारा एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, एक्सो वर्ड में क्या आ रहा है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होगा, निकलना। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन से जब बाहर की तरफ में निकलना हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। एक्सोस्मोसिस हम कैसे कर सकते हैं, प्लांट्स के साथ में, किसी सेल के साथ में। सपोज ये एक सेल हो गया और इस सेल को आप एक ऐसे मीडियम में रखो, यानी कि एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखो जिसकी कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। मान लीजिए सेल है, इस सेल की कंसंट्रेशन को आपने मान लिया T1, तो इससे पानी बाहर की तरफ में आपने निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ की कंसंट्रेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। मान लो आपने 4m कंसंट्रेशन कर दी, तो अब क्या करेगा, वाटर सेल के अंदर से बाहर की तरफ में आएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सोस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स through the cell membrane from the cell or inside of the cell to the outside solution is known as exosmosis। अब अगर इसके नेचुरल एग्जांपल की बात करें तो 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन है, इट इज आइसोटोनिक फॉर आरबीसी सेल। जो आरबीसी सेल होते हैं हमारे, उनके लिए 0.9% का NaCl का सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, आइसो मींस सेम, आइसो वर्ड का मतलब हो गया सेम, और टोनिक वर्ड का मतलब होता है कंसंट्रेशन। यानी कि जब सेल की कंसंट्रेशन और बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो, तो ऐसी कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन। तो पहला वर्ड है हमारे यहाँ पर आइसोटोनिक। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कह सकते हो आप, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, ये वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ये जो वर्ड यूज हो रही है आपने जरूर ध्यान देना, आइसोटोनिक वर्ड सेल के सॉल्यूशन के लिए नहीं हो रहा, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन, एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन होता है ना, उसके लिए वर्ड होता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बाहर वाले, जब सेल की कंसंट्रेशन अंदर वाले सेल के कंसंट्रेशन के बराबर, दोनों की कंसंट्रेशन कैसे हो, सेम हो, तो हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या फर्क पड़ रहा हो, क्योंकि दोनों तरफ में क्या है, कंसंट्रेशन सेम। कंसंट्रेशन सेम का मतलब क्या, दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है। तो वाटर मॉलिक्यूल सेम है तो दोनों तरफ में देयर विल बी नो मूवमेंट, ना तो वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर की तरफ में जाएंगे, ना बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे। सो दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल 0.9% ऑफ NaCl। नमक का जब 0.9% सॉल्यूशन बनाओगे तो वो आरबीसी सेलों के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का काम करेगा। तो सपोज ये बाहर का जो सॉल्यूशन है वो तो हो गया 0.9% NaCl का, और अंदर जो हमने सेल लगाया वो कौन सा हो गया, आरबी सेल। तो क्या होगा, क्या आरबीसी सेल के अंदर पानी आएगा या आरबीसी सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा। सो देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टिल व्हेन द आरबीसी सेल्स आर प्लेस्ड इन 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें आइसोटोनिक के बाद में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लुक एट द वर्ड हाइपो, वर्ड का मतलब क्या होता है, लेस।
टॉनिक वर्ड का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन। और ये वर्ड किसके लिए यूज हो रहे हैं, सारे एक्सटर्नल सॉल्यूशन के। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं, ये सेल हो गया और ये इसके बाहर का जो मीडियम है वो हो गया। तो बाहर का जो मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, लेस है। तो अंदर वाले सेल की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हायर। यहाँ कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हायर, हायर कंसंट्रेशन। क्योंकि जब हमने वर्ड यूज किया हाइपोटोनिक, इसका मतलब सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब सेल के अंदर की कंसंट्रेशन क्या हुई, ज्यादा हुई। तो ये कैसा हो गया, लो कंसंट्रेशन। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा ऐसे में, मतलब सेल को हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या था कि जहां पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा और सॉल्यूट कम हो जाए। हाइपो लेस कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन किसके लिए वर्ड था, सॉल्यूट की। मतलब जहां सॉल्यूट कम हो तो बाहर की तरफ सॉल्यूट कम है, उससे पानी ज्यादा होगा, और पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर विल मूव इनसाइड, पानी क्या होगा इसके अंदर की तरफ। और पानी जब अंदर की तरफ में आएगा तो सेल के साथ क्या होगा, सेल विल स्वेल, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। इस कंडीशन को जब प्लांट्स की बात आती है तो इसको टर्जिडिटी के नाम से बोलते हैं, दिस इज नोन एज टर्जिडिटी। और अगर एनिमल सेल्स की बात आती है तो इसे हम स्वेलिंग बोलते हैं, इट विल स्वेल अप। तो एनिमल सेल क्या करेंगे, स्वेल कर देंगे। और प्लांट सेल अगर रखे हो तो वो क्या कर जाएंगे, टर्जिड बोलेंगे उसे। नेक्स्ट पॉइंट देखा और यहाँ पर इस सॉल्यूशन की बात करें तो 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl की कंसंट्रेशन जब कम हो 0.9% से, यानी कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज लेस देन 0.9%, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लेस देन 0.9% का मतलब ये हो गया उसमें सॉल्यूट कम हो गया, और सॉल्यूट कम होने का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया। तो क्या होगा, आरबीसी सेल्स के अंदर क्या होगा, आरबीसी सेल्स विल स्वेल अप, पानी उनके अंदर लगातार बढ़ता जाएगा। और अल्टीमेटली कंडीशन क्या होगी, अगर ये प्रोसेस लास्ट तक चलती है तो सेल विल ब्रस्ट, आरबीसी सेल क्या करेंगे, फट जाएंगे, विल रप्चर। क्यों, क्योंकि उनके अंदर पानी ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा वो सह नहीं कर पाएगा, सेल फट जाएगा उसमें। तो ये हो गया। तब के बाद जब सॉल्यूशन कैसा हो, हाइपोटोनिक। अब हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को लेकर। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक थर्ड वर्ड आएगा। हाइपर मींस ज्यादा, मोर, टोनिक मींस सेम कंसंट्रेशन। ये हो गया, ये सेल हो गया। तो बाहर का जो कंसंट्रेशन है इस बार कैसा है, मोर कंसंट्रेटेड, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड। तो अंदर का फिर कैसा हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन। तो ऐसे में क्या होगा कि पानी सेल के अंदर इस बार ज्यादा है और बाहर वाले सॉल्यूशंस में पानी कम है, तो पानी क्या करेगा, फिर सेल के अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो कौन सी प्रोसेस होगी ये, एक्सोस्मोसिस। When the cell is placed, जब हम सेल को किस में रखें, when any type of cell is placed in any type of hypertonic medium, किसी प्रकार का हाइपोटोनिक मीडियम किसी सेल को हम रखेंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोस्मोसिस। सेल विल लूज द वाटर मॉलिक्यूल्स, और उससे क्या हो जाएगा, इट विल श्रिंक, इट विल श्रिंक। इसमें से वाटर निकल गया तो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो 0.9% का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा बढ़ा दी जाए तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक होगा। किसके लिए, फॉर आरबीसी। तो दोबारा से रिवाइज करें, 0.9% का सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक है फॉर आरबीसी सेल्स। 0.9% से लेस कंसंट्रेशन तो वो कैसा है, हाइपो कंसंट्रेशन फॉर आरबीसी। और 0.9% से ज्यादा कंसंट्रेशन तो वो कैसा है, हाइपरटोनिक है फॉर आरबीसी। तो तीनों प्रकार की जो बातें हैं NaCl को लेकर के 0.9% वो किस कौन से सेल के लिए, आरबीसी सेल्स के लिए, और सेल्स के लिए यहाँ पॉइंट नहीं बताएंगे। कॉमन पॉइंट जो रहा वो ये है कि आप किसी भी सेल को आइसोटोनिक सेल में रखोगे तो सेल के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की कोई मूवमेंट नहीं होगी। और अगर हम हाइपोटोनिक के अंदर रखेंगे किसी भी सेल को, किसी भी हाइपोटोनिक सेल सॉल्यूशन में रखिए तो उसमें क्या हो जाएगा, वाटर विल मूव इनसाइड द सेल, सेल स्वेल करेगा, टर्जिडिटी कंडीशन करेगा, स्वेलिंग का काम। और अगर सेल को हमने रख दिया किसके अंदर, हाइपरटोनिक के अंदर रख दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द सेल आउटसाइड टू द आउटसाइड सॉल्यूशन। तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा।
ऐसे ही इसी प्रकार कुछ जो और यूज हैं उनके बारे में बात चल रही है हमारी। ये तो बातें हो गई हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को लेकर। तो पहले जो पॉइंट चल रहा था वो प्लांट्स एब्जॉर्ब का बात है। तो प्लांट्स के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो पानी के कारण से बाहर का सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। और सेल के अंदर तो पानी गया नहीं है तो वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा। तो वाटर क्या करेगा, बाहर से जड़ों के अंदर पानी चला जाएगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो यूज है वो है स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां दोपहर को बिल्कुल मुरझा जाती हैं, लेकिन सुबह के टाइम जब आप देखते हो दे आर फाउंड टू बी फुली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल एक्सपेंडेड होती है, खुली होती है। क्यों? बिकॉज नाइट के टाइम पे पौधे क्या करते हैं, दे डू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और वो फिर कहाँ पहुंचता है, हर सेल तक पहुंचता है, हर लीव्स तक पहुंचता है, हर प्लांट पार्ट तक पहुंचता है। और वाटर गेन करने के बाद में उनसे कौन सी कंडीशन बनेगी, टर्जिडिटी वाली यानी फूलने वाली कंडीशन, और प्लांट जो होते हैं फिर से वो नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट यूज है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सनफ्लावर्स। कुछ फूल जो होते हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग उनका खुलना और बंद होना भी ऑस्मोसिस के कारण है। जब उनमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है पौधों, कई फूलों का आप देखा सुबह के टाइम वो खुले हुए देखते हैं, शाम तक वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि दिन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होती है, इवेपोरेशन का काम होता है उनमें से। इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है, प्लांट्स लूज वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्लावर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या ज्यादा हो जाती है अंदर की तरफ, और वाटर मॉलिक्यूल लूज करने से वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। और नाइट के टाइम पे क्या करते हैं, दे रिगेन देयर वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द रूट्स, पानी उनको वापस मिलता है तो ऑस्मोसिस के कारण से वो फिर से एक्सपेंड कर जाते हैं, खुल जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी सेल्स। आरबीसी सेल्स को जब हमने 0.9% सॉल्यूशन में रखा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन गया था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ब्रस्टिंग का काम कब हुआ था, उसका फट रहा था, उसमें पानी ज्यादा, वो कब हुआ, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज लेस देन 0.9%, ये था। अब है सम फिनोमेना बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेस्ड कुछ नेचुरल फिनोमेना भी हैं, जैसे मैंगोस जब हम अचार बनाते हैं, किसी भी जैसे आम का अचार बना लिया या कैरेट वगैरह का हम अचार बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वी पुट लॉट्स ऑफ सॉल्ट इनटू इट। ये सॉल्ट किसका काम करता है, सॉल्यूट का काम करता है। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वहां पर ज्यादा होगा। जैसे आपने मैंगो काटा, सपोज ये मैंगो पीस है, इसको काटा और इसको फिर हमने किस में डाल दिया, सॉल्ट के अंदर डाल दिया। तो सॉल्ट किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, और सॉल्ट हमने रखा ज्यादा, तो ये कैसा रीजन हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड। तो बाहर से हम नमक डाल रहे हैं, वो किसका काम कर रहा है, एक सॉल्यूशन को बनाने का काम कर रहा है, हाईली कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मैंगो, और जिस चीज का हम अचार बनाना उन पे क्या होगा, उनके जो सेल होंगे उनमें से पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये जो भी हमने रखा है मटेरियल, उसके सेल क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और इसका फायदा ये होगा कि वाटर जितना ज्यादा सेल में से लूज होगा, इसके अंदर होने वाली प्रोसेस उतनी ही बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इससे स्मेल भी नहीं आती है। तो हम सॉल्ट किसके लिए डाल रहे हैं, और टेस्ट वगैरह बनाने के लिए, लेकिन इसके क्या है हमारे को और भी कई बेनिफिट है। ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, डिग्रेडेशन का काम नहीं होता है, फाउल स्मेल नहीं आती है इनके अंदर। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पिकल फॉर्मेशन ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज लिफ्ट रूट्स। लिफ्ट कैरेट, जो लिफ्ट कैरेट्स होती है, लिफ्ट कैरेट्स का मतलब क्या हो गया, मुरझाई जो गाजर मूलियां जो होती हैं, जो या किसी भी सब्जी, गाजर मूली की बात नहीं करेंगे, किसी सब्जी को आप देखो, आपने सब्जी मंडी के अंदर भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो सब्जी मंडी के अंदर होते हैं वो हम फ्रूट सेलर हो या वेजिटेबल सेलर हो, दे कीप ऑन स्प्रेडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन देम, वो पानी उन पर लगाता रहता। क्या होता है, गर्मी के कारण उनको एक्सोस्मोसिस प्रोसेस होती है, पानी सब्जियों में से निकलता है, फ्रूट्स में से निकलता है, तो वो क्या करते हैं, उसको वाटर स्प्रे करते रहते हैं ताकि जो वाटर लॉस हो रहा है वो उसको वापस गेन कर लें, एंड दे रिमेन इन द सेम टर्जिड कंडीशन। ये हो गया। अब है प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। जो मीट होती है दैट कैन बी प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग, उसे हम सॉल्टिंग से बचा सकते हैं। सॉल्टिंग नमक डाल करके उससे क्या होगा कि सेम जैसा भी मैंगो के लिए बात करती, बिल्कुल वही बात किसके अंदर आ जाएगी, मीट की। सपोज ये मीट पीस हो गया, इसके चारों तरफ हमने सॉल्ट ज्यादा डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर से वाटर बाहर की तरफ जाएगा, तो इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। एक तो ये हो गया। एक दूसरा फायदा ये, मान लिया जाए सॉल्ट के ऊपर बाहर से बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आता है,
मीट के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स आकर के बैठते हैं, लेकिन इस बार क्या बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा कर दिया, सॉल्टी कर दिया, तो यहाँ जो बैक्टीरिया आएंगे दे विल आल्सो लूज देयर वाटर, इनका भी वाटर निकल जाए, क्योंकि उनके लिए कैसा मीडियम हो जाएगा, नमक, हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन काम करेगा, तो हाइपरटोनिक होगा तो जो माइक्रोब्स आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर के उनका वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने से उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बंद, यानी वो भी मरे जैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज some peoples living in salty areas like oceanic areas, जो समुद्र किनारे पे जो लोग रहते हैं, they take so much amount of salt in their diet, मछलियों को खाते हैं या सी फूड्स को खाते हैं वो, तो उनके शरीर के अंदर सॉल्ट ज्यादा आ जाता है, सॉल्ट ज्यादा आएगा शरीर के अंदर तो सेल की कंसंट्रेशन, बॉडी सेल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी। ऐसे में जब वो पानी को पिएंगे तो उनके सेलों के अंदर वो पानी ज्यादा से ज्यादा भर जाता है और वो फूल जाते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इडेमा। So people living in near seaby areas, they use plenty of sea foods which increases salt concentration in their body, and by this they gain more amount of water in their body which gives them a puffy appearance, जिससे वो मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इस कंडीशन को फिर हम क्या बोलेंगे, एडेमा के नाम से बोलते हैं। So that was all about osmotic pressure. So today we have discussed two colligative properties of osmosis, two colligative properties of solutions.